हे गाइस, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर। उसे कैसे कैसे मेजर करते हैं, यानी उसका ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट, और उससे रिलेटेड कुछ डिजीजेस और हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस। तो उससे पहले कि हम जाने कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, उसके मेजरमेंट कैसे लिए जाते हैं, उनसे डिजीजेस क्या होती है, हम जानते हैं हमारे ब्लड वेसल्स के बारे में। तो 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती है बॉडी में प्रेजेंट, दैट इज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो आर्टरीज और वेन्स को हम डिफरेंशिएटिंग फॉर्म में स्टडी करेंगे, ताकि क्योंकि उनमें कुछ ऐसे डिफरेंसेस है कैरेक्टरिस्टिक जो कि हमें स्टडी करने में आसानी होंगी, और कैपिलरीज को हम साइड में नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम आर्टरीज और वेन्स से। तो खास फर्क क्या है? अब कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस है इनका टाइप ऑफ ब्लड मूवमेंट, ब्लड कहाँ मूव करता है। तो आर्टरीज में ब्लड मूव्स अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से बाहर निकलता है ब्लड। तो जिन वेसल्स में हार्ट से निकलता है ब्लड, हार्ट से पहुंचता है, दे आर नोन एज आर्टरीज। हार्ट मूव्स अवे फ्रॉम द हार्ट, ब्लड मूव्स अवे फ्रॉम द हार्ट। और वेन्स ब्रिंग द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, यानी ब्लड मूव्स टुवर्ड्स द हार्ट। ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस है। आप सोचेंगे टाइप ऑफ ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के इसमें हम डिफरेंशिएट करेंगे, बट नहीं, कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इज द मूवमेंट ऑफ ब्लड। यानी आर्टरीज कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वेन्स कैरी द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज द टाइप ऑफ ब्लड द कैरी, दैट इज ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आर्टरीज मेनली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट इसमें एक एक्सेप्शन है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। अगर आपको याद होगा तो पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स द लंग्स, यानी राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ ले जाने वाली आर्टरी इज पल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और हम वेन्स में देखेंगे इट कैरीज मेनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्ट, जी हां, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से? लंग से। कौन सी पल्मोनरी वेन? लेफ्ट राइट एट्रियम में लाती है, लंग से राइट एट्रियम में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया पल्मोनरी वेन। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस। नेक्स्ट इज द लोकेशन। लोकेशन यानी बॉडी में कहां पर प्रेजेंट रहती है। तो आर्टरीज आर मोस्टली डीपली सिचुएटेड। आर्टरीज जनरली डीप सिचुएटेड रहती है और वेन्स जनरली सुपरफिशियली रहती है। तो आर्टरीज जनरली डीपली सिचुएटेड रहती है। देयर आर सम एक्सेप्शंस, जैसे कि रेडियल आर्टरी है हो गई, रेडियल आर्टरी हो गई, आपकी ब्रैकियल आर्टरी हो गई, और भी कुछ एग्जांपल्स हैं। और ये वहाँ वो आर्टरीज है जहाँ पर हमें पल्स फील होती है। हम पल्स पर भी आएंगे आगे के पार्ट में। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि आर्टरीज आर डीपली सिचुएटेड मोस्टली एंड वेन्स आर मोस्टली सुपरफिशियली सिचुएटेड। इसलिए हम वेन्स कहीं पर भी देना हो, हमें ब्लड डोनेट करना हो तो भी हम वेन से डोनेट करते हैं। और जनरली कोई भी हमें ड्रग चढ़ाना हो, सलाइन चढ़ाना हो, तो वो वेन्स के थ्रू ही चढ़ाया जाता है बॉडी में। इसके 2 रीजन है कि वेन्स ब्लड हार्ट के तरफ कैरी करती है और हार्ट ब्लड पंप करेगा सारे बॉडी की तरफ, तो उसको डायरेक्ट फ्लो ऑफ डायरेक्शन भी सेम रहेगा, और साथ ही साथ वेन्स सुपरफिशियली लोकेटेड है, इसलिए उन्हें ढूंढना भी आसान रहेगा। तो ये 2 कारण है जिसके कारण हम आईवी के लिए, हम ड्रग्स देने के लिए, सलाइन चढ़ाने के लिए वेन्स का इस्तेमाल करते हैं। इंट्रा आर्टेरियल ड्रग्स यानी आर्टरी के थ्रू ड्रग्स ऐसे बहुत कम है और बहुत कम कंडीशंस में से दिया जाता है, बट जनरली हम वेन्स यूज करते हैं इस चीज के लिए। नेक्स्ट इज द कैपिलरीज। तो कैपिलरीज का क्या काम है? आर्टरीज जो है वो डिवाइड होती जाती है, ब्रांचिंग होती जाती है। आर्टरीज डिवाइड इनटू आर्टेरियोल्स, बिग आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर आर्टरीज विच डिवाइड इनटू आर्टेरियोल्स, और आर्टेरियोल्स फाइनली डिवाइड होता है ऐसे फाइन नेटवर्क में
जिसे हम कहते हैं कैपिलरीज। और कैपिलरीज का काम, मेन काम होता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। तो आर्टरीज डिवाइड होंगी आर्टेरियोल्स, और उसमें वो डिवाइड होंगे कैपिलरीज में। तो आर्टरीज डिवाइड एंड रीडिवाइड इनटू कैपिलरीज, और ये कैपिलरीज फिर बाद में मर्ज होंगी, मर्ज होते जाएंगी, दे फॉर्म वेन्यूल्स, एंड वेन्यूल्स आफ्टर मर्जिंग दे फॉर्म बिगर वेन्स। तो कैपिलरी ऑन मर्जिंग फॉर्म वेन्स। ये जो है ये ज्वाइन होते जाते हैं और ये बड़ी बड़ी वेन्स बनाते हैं। दीज आर योर वेन्स। नेक्स्ट इज ट्यूनिका मीडिया। तो आप हमें ये सोच रहे होंगे ट्यूनिका मीडिया है क्या चीज। तो ट्यूनिका मीडिया, अगर आप कोई भी वेसल का ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे, ये आपका ब्लड वेसल हो गया और ये हमने उसका ट्रांसवर्स सेक्शन लिया, यानी ब्लड वेसल को हम ऐसे बीच में से काटे तो हमें उसके सारी लेयर्स दिखेंगी बाहर से अंदर की तरफ। तो बाहर से अंदर की तरफ इनका नाम है ट्यूनिका एक्सटर्ना, क्योंकि वो बाहर की तरफ है। ट्यूनिका मीडिया जो बीच में रहती है, एम फॉर मिडल, एम फॉर मीडिया, एंड नेक्स्ट लास्ट इज ट्यूनिका इंटरना, यानी अंदर की तरफ। आर्टरीज में जो ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है काफी टफ होती है, कोलेजन का प्रेजेंस रहता है इसमें। जनरली वेन्स में भी ये तीनों लेयर्स प्रेजेंट रहती है, सारे ब्लड वेसल्स में रहती है। तो खास फर्क क्या है इन दोनों में? तो फर्क आता है ट्यूनिका मीडिया में। तो ट्यूनिका मीडिया जो है वो आर्टरीज से काफी थिक होता है। आर्टरीज का ट्यूनिका मीडिया काफी थिक होता है, और कंपेयर करेंगे हम वेन्स में तो ट्यूनिका मीडिया इज कंपेरेटिवली थिनर। तो ट्यूनिका मीडिया का काम क्या है? ट्यूनिका मीडिया एक्चुअली काफी इलास्टिक रहता है ओरिजिन में। तो ये हाई प्रेशर फ्लो को, ब्लड फ्लो को मैनेज करता है। और क्योंकि ये जो ल्यूमेन है, ये जो ब्लड वेसल है, ट्यूनिका एक्सटर्ना हो गया, ट्यूनिका मीडिया हो गया और ट्यूनिका इंटरना हो गया। तो इसकी वजह से जो ल्यूमेन है ना, ट्यूनिका मीडिया बहुत बड़ा होता है, इसकी वजह से ल्यूमेन जो है बहुत छोटा सा रह जाता है। तो ल्यूमेन इज वेरी नैरो इन केस ऑफ आर्टरीज। और वही चीज अगर हम वेन्स में देखें तो क्योंकि ट्यूनिका मीडिया इतना जाड़ा नहीं है, इतना मोटा नहीं है, तो उसका नैरो नहीं रहता है, काफी वाइड रहता है, कंपेरेटिवली वाइडर एज कंपेयर टू आर्टरीज। वेन्स में ल्यूमेन वाइड रहता है, तो इसलिए ल्यूमेन अब छोटा रहेगा। आप पाइप इमेजिन कीजिए, आप पाइप में पानी बह रहा है और अगर आप उसके एंड को आप पकड़ लीजिए तो यानी ल्यूमेन छोटा हो गया, तो ज्यादा फोर्स से, ज्यादा प्रेशर में पानी बहेगा। सेम वैसे ही ल्यूमेन छोटा हो गया तो प्रेशर हाई रहता है, हाई प्रेशर में फ्लो करता है। इसके दो कारण है, एक उसका ल्यूमेन छोटा है, दूसरा ये कि हार्ट पंप करता है ब्लड को आर्टरीज में। तो हार्ट जब फोर्सफुली पंप करेगा तभी ऑर्गन्स तक पहुंचेगा। तो हार्ट ने जब जोर से पंप किया तो वो फुल फोर्स में, यानी ज्यादा प्रेशर रहेगा, तो एक नैरो ल्यूमेन, और दूसरा हार्ट के पंप के वजह से प्रेशर ज्यादा रहता है। प्रेशर इज मोर इन आर्टरीज एज कंपेयर टू वेन्स, क्योंकि इनका ल्यूमेन भी काफी मोटा है, वाइड है, और वेन्स कैरी द ब्लड बैक टू द हार्ट। इकलौता टॉपिक जो बचा इनका पॉइंट ऑफ डिफरेंस, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ वाल्व्स। तो वाल्व्स आर्टरीज में एब्सेंट रहते हैं और वेन्स में प्रेजेंट रहते हैं। हमने टॉपिक आखिर में इसलिए लिया, ये पॉइंट प्रेशर पहले लिया क्योंकि ल्यूमेन से रिलेटेड था। और वाल्व्स के बारे में अब हम आते हैं। तो वाल्व्स होते क्या है? कोई भी ब्लड वेसल अगर होता है उसमें एक डायरेक्शन में ब्लड फ्लो होता रहता है, अब वो ब्लड उसी डायरेक्शन में फ्लो होता रहे, रिवर्स डायरेक्शन में ना आए, इसीलिए देयर आर प्रेजेंस ऑफ वाल्व्स। तो जब ब्लड नॉर्मल डायरेक्शन में फ्लो होता है तो वो साइड में हो जाते हैं, ये वाल्व्स है, दीज टू साइड्स। तो ये साइड में हो जाता है, ब्लड का यूनिडायरेक्शनल फ्लो इंश्योर करते हैं। बट अगर ब्लड रिवर्स डायरेक्शन में आना चाहे तो यही वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं, ये गेट क्लोज कर देते हैं, और बाय डायरेक्शनल फ्लो, इस तरफ डायरेक्शन का पॉसिबल ब्लड फ्लो पॉसिबल नहीं हो पाता। ये रीजन है कि अब देखते हैं, ये हो गए वाल्व्स। अब ये आर्टरीज में प्रेजेंट नहीं है और वेन्स में क्यों प्रेजेंट है? तो वेन्स कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट।
तो ये हार्ट के तरफ फ्लो करती है, इनका प्रेशर भी ज़्यादा नहीं है, इनका ल्यूमेन भी काफ़ी वाइड है, तो इनके पास ये ऐसी चांसेस है कि ये बैक फ्लो हो सके, जिससे कि जो हम सोचते हैं जो स्पेशली नीचे के ऑर्गन्स है, लेग्स से अगर ब्लड अगर हार्ट की तरफ आ रहा होगा तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो नीचे जाएगा। तो आपको वो हार्ट तक कैसे पहुंचे उसको एंश्योर करने के लिए अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कोई चीज हेल्प कर सकती है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ वाल्व्स इन द वेन्स। आर्टरीज हाई प्रेशर में, हाई स्पीड में ब्लड को कैरी करती है, बट वेन्स में स्पीड कम रहती है, प्रेशर कम रहता है, इसलिए वहां पे प्रेजेंस ऑफ वाल्व्स रहता है, ताकि इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड एंड एंश्योर्स द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। तो दो मेन कारण है इसके, दो मेन काम है वाल्व्स के, एंश्योर्स द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो होगा, और प्रिवेंट द बैक फ्लो, यानी पीछे की तरफ रिवर्स डायरेक्शन में ब्लड नहीं आएगा, वापस नीचे की तरफ नहीं जाएगा वेन्स में। तो ये कारण से अब हमने सारे डिफरेंसेस देख लिए, एक बार रिवाइज करते हैं। ब्लड मूवमेंट आर्टरीज में, आर्टरीज कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट व्हाइल वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। टाइप ऑफ ब्लड मेनली ऑक्सीजनेटेड इन द आर्टरीज, बट एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। वेन्स मेनली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन। लोकेशन दे आर डीपली सिचुएटेड, लोकेशन दे आर डीपली सिचुएटेड, आर्टरीज आर डीपली सिचुएटेड एक्सेप्ट फ्यू, जैसे कि हो गई रेडियल आर्टरी, हो गई ब्रैकियल आर्टरी, हो गई फीमोरल आर्टरी, हो गई जहां पे हमें पल्स फील होती है, और वेन्स आर मोस्टली सुपरफिशियल। कैपिलरीज, आर्टरीज डिवाइड एंड रीडिवाइड इनटू टू फॉर्म कैपिलरीज, एंड कैपिलरीज कंबाइन टू जॉइंस टू फॉर्म वेन्स। नेक्स्ट इज ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया हमने सेल की लेयर्स, ट्यूनिकल एक्सटर्नल, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरनल, तीनों लेयर्स देखे हमने। ट्यूनिका मीडिया काफी थिक रहता है आर्टरीज में और कंपैरेटिवली थिनर रहता है, कंपैरेटिवली थिन रहता है, याद रखिए, यूज द वर्ड कंपैरेटिवली, इंपॉर्टेंट है, कंपैरेटिवली थिन, कंपैरेटिवली थिनर। ल्यूमेन नैरो रहता है बिकॉज ऑफ ट्यूनिका मीडिया काफी स्पेस ले लेता है, और वेन्स का ल्यूमेन काफी वाइड रहता है। वाल्व्स आर्टरीज में प्रेजेंट नहीं रहते, वेन्स में प्रेजेंट रहता है, और प्रेशर हाई प्रेशर में फ्लो होता है आर्टरीज में ब्लड। दो कारण बताए हमने, एक क्योंकि क्या बोलते हैं हार्ट पंप करता है हाई प्रेशर में फुल फोर्स में, इसलिए वेन्स कैरी द ब्लड विथ हाई प्रेशर, और सेकंड रीजन है ल्यूमेन नैरो होने के कारण, जैसे हमने पाइप का एग्जांपल लिया था। इसके अलावा आर्टरीज कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिखाती है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ टेसेलेशंस नियर द ल्यूमेन। तो आप सोच रहे होंगे ये टेसेलेशंस क्या है, तो टेसेलेशंस इज नथिंग, वो ऐसी तरह का पैकिंग स्ट्रक्चर है जिसमें स्पेस ना रहे। हमने इनके डिफरेंसेस देख लिए, अब हम आर्टरी की कुछ खास बात बोलने जा रहे हैं, दैट इज टेसेलेशंस। तो टेसेलेशंस क्या है, आपके टेक्स्ट बुक में वर्ड ही मेंशन किया है। आप सोचिए अगर ऐसी वॉल रहेंगी, तो इनमें स्पेसेस रह जाती है, वॉइड्स और स्पेसेस रह जाती है इस तरह की पैकिंग में, बट टेसेलेशन है इस तरह की पैकिंग है जिसमें कोई स्पेसेस ना रहे। ये देखिए, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, फिर ये एक सेल है, ये एक सेल है, कोई गैप नहीं है दोनों सेल्स के बीच में, सो दैट इज कॉल्ड एज टेसेलेशंस। इस तरह की पैकिंग हो जिसमें कोई स्पेस ना हो, इसे टेसेलेशंस कहते हैं, जो कि हमें आर्टरीज में मिलती है, आर्टरीज में प्रेजेंट रहती है। अब आर्टरी की बात कर रहे हैं तो हम पल्स की भी बात कर लेते हैं लगे हाथ। तो पल्स क्या है? पल्स क्या है? सीरीज ऑफ प्रेशर वेव्स, प्रेशर की वेव्स की सीरीज रहती है जो कि आर्टरीज में देखी जाती है। अब आर्टरीज में ही क्यों? क्योंकि ये दिस इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब भी आपको हार्ट के सिस्टोल के बारे में बोला जाए तो आप समझ लीजिए कि हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल की ही बात कर रहे हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में वेंट्रिकल पंप करेगा ब्लड, और आर्टरीज जो है, सुपरफिशियल आर्टरीज जिनकी हम स्पेशली बात कर रहे थे, वो वहां पर भी पल्सेशंस फील होंगे, वहां पर भी ऐसा फील होगा कि हार्ट बीट है। तो पल्स रेट इन अ नंबर ऑफ टाइम्स आपको वहां पर सुनाई आए, पल्स फील हो, दैट इज सेम एज द हार्ट रेट। पल्स रेट इज सेम एज द हार्ट रेट। पल्स रेट इज इक्वल्स टू हार्ट रेट। तो इसलिए आपको पल्स या नब्स देखने पर, समझने पर ही हमें हार्ट रेट समझ जाता है। इसके अलावा पल्स का जैसे हमने डेफिनेशन देख लिया, इट इज द सीरीज ऑफ प्रेशर
वेव्स, प्रेशर की वेव की सीरीज है, किस वजह से? बिकॉज ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। कहाँ फील होती है? आर्टरीज में। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, सेम प्रेशर वेव्स पल्स में फील होता है आपको। अब एक और कुछ वर्ड्स है जैसे कि ब्रैडीकार्डिया और टैकीकार्डिया। तो ब्रैडीकार्डिया, टैकीकार्डिया दोनों क्या चीजें हैं? तो जब हार्ट रेट आपका नॉर्मल हार्ट रेट है विद इन पर यूनिट टाइम 72 टाइम्स 72 और 70 to 80 टाइम्स जो हम सब कंसिडर करते हैं पर मिनट, अगर ये कम हो जाए व्हेन इट फॉल्स बिलो 60, यानी 60 से भी कम हो जाए, 60 बीट्स पर मिनट से भी कम हो जाए, तो हम उसे कहते हैं ब्रैडीकार्डिया। और अगर वो 100 बीट्स से भी ज़्यादा हो जाए तो उसे हम कहेंगे टैकीकार्डिया। तो ब्रैड का मतलब होगा स्लो, टैकी का मतलब होगा फास्ट। तो स्लो हार्ट रेट लेस देन 60 इज नोन एज ब्रैडीकार्डिया, मोर देन 100 इज टैकीकार्डिया। दैट्स ऑल वी नीड टू नो अबाउट पल्स। मूविंग ऑन, हमने वेन्स का देखे थे, वेन्स के बारे में स्टडी किए थे, डिफरेंसेस में कुछ खास पॉइंट्स उनके बारे में भी। सबसे खास बात है उसका पोर्टल सर्कुलेशन, वहाँ मेंशन किया गया है पोर्टल सर्कुलेशन। तो व्हाट इज पोर्टल सर्कुलेशन? हमने कोरोनरी सर्कुलेशन देख लिया, हमें पल्मोनरी सर्कुलेशन देख लिया, हमें सिस्टमिक सर्कुलेशन देख लिया। तो पोर्टल सर्कुलेशन क्या है? तो पोर्टल सर्कुलेशन इज नथिंग कि बस वेन्स जो है वो हार्ट की तरफ जनरली ब्लड कैरी करती है, बट कभी कभार जब वेन्स डायरेक्ट हार्ट की तरफ ना कंसिडर करके कहीं और ब्लड पहुंचा रही है, जैसे कि इंटेस्टाइन से जाता है ब्लड लीवर की तरफ और वहां से जाता है फिर हार्ट की तरफ। बाकी सब तरफ सारे ऑर्गन्स डायरेक्ट पंप करते हैं, डायरेक्ट मूव करते हैं ब्लड को हार्ट की तरफ, बट इंटेस्टाइन से लीवर की तरफ जाता है, लीवर से हार्ट पे जाता है। ऐसा क्यों? और यहाँ पर ये सिस्टम को हमने बोला है पोर्टल सिस्टम, और क्योंकि लीवर से रिलेटेड है इसलिए हमने यहाँ पे हम इसे मेंशन करते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। अब इस केस में कुछ खास रीजन, ऐसी खास जगह पर ही है, ऐसी गिनी चुनी जगह है जहाँ पर पोर्टल सिस्टम देखा गया है ह्यूमंस में। तो उसमें से एक है हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। तो हिपैटिक लीवर का काम क्या है और लीवर में पहले क्यों जाता है? तो लीवर इज द डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर ऑफ योर बॉडी। कोई भी आपके बॉडी में अगर कोई टॉक्सिन्स हो, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल हो, वेस्ट मटेरियल हो, इसको निकालना है, जो कोई भी इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करता है लिवर जो एक्सक्रीट करने में आसानी हो, जो कि एक्सक्रीट किया जा सके। तो इसलिए लिवर इंटेस्टाइन से कई बार इंटेस्टाइन से ब्लड लिवर में जाता है और वहाँ से हार्ट में जाता है। दिस इज नोन एज पोर्टल सर्कुलेशन। तो पोर्टल सर्कुलेशन में हमने क्या देखा कि वेन्स मर्ज एट सम अदर ऑर्गन रादर देन हार्ट बिफोर मर्जिंग इनटू हार्ट। हार्ट की जगह कोई और ऑर्गन में मर्ज होता है और वहां से फिर हार्ट की तरफ फ्लो होता है। ये हो गई आर्टरीज और वेन्स की बातें। एक टॉपिक रह जाता है हमारा, दैट इज कैपिलरीज। तो कैपिलरीज क्या है? कैपिलरीज एक नेटवर्क ऑफ वेसल्स है। इट इज ए नेटवर्क। नेटवर्क वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेटवर्क ऑफ वेसल्स। तो आर्टरीज डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म आर्टेरियोल्स एंड देन इनटू कैपिलरीज। और कैपिलरीज का मेन फंक्शन क्या है? इसका है मटेरियल एक्सचेंज। मटेरियल एक्सचेंज इज द मेन फंक्शन ऑफ कैपिलरीज। इसके अलावा और क्या है प्रेजेंस है इसमें? एक खास चीज जो हम भूल रहे हैं, इसमें देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ एंडोथेलियल पोर्स। एंडोथेलियल पोर्स वर्ड पे कॉम्प्लिकेशन पे मत जाइए। पोर्स मतलब छेद, पोर्स मतलब छेद, और एंडोथेलियल यानी ब्लड की लाइनिंग। ब्लड की लाइनिंग को जनरली हम एंडोथेलियल बोलते हैं। तो एंडोथेलियल पोर्स छेद। छेद क्यों? क्योंकि ल्यूकोसाइट्स WBCs हमने पढ़ा था WBCs में, उनकी एक प्रॉपर्टी है डायापेडिसिस, दैट इज द एबिलिटी ऑफ द WBCs टू स्क्वीज इन बिटवीन द कैपिलरीज। तो ये एंडोथेलियल पोर्स यानी इन छेदों से वो स्क्वीज आउट कर जाती है। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज डायापेडिसिस। ये कैपिलरीज सिंगल सेल लेयर थिक रहती है। सिंगल सेल लेयर थिक कैपिलरीज।
क्या क्या देखा हमने कैपिलरीज के बारे में? सिंगल सेल लेड थिक रहती है, आर्टरीज की डिवीजन और रीडिविजन से बनती है और मर्ज होकर बनती है वेन्यूल्स और देन वेन्स। उसका मेन फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, और उसके अलावा एंडोथेलियल पोर्स का प्रेजेंस रहना उसकी खासियत है, जिसके कारण WBCs का डायपेडिसिस पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ द एंडोथेलियल पोर्स। अब आते हैं हम ब्लड प्रेशर पर। हम ब्लड प्रेशर के बारे में जानने वाले हैं, हम ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट भी देखने वाले हैं, उसके लिए हमने इंस्ट्रूमेंट्स भी गैदर किए हैं। तो मूविंग ऑन, ब्लड प्रेशर क्या है? तो ब्लड प्रेशर इज द मेजरमेंट ऑफ, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल्स। यानी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो ब्लड मूव करता है वेसल्स में ब्लड मूव कर रहा है, तो कोई भी चीज, अगर आपके पाइप में भी अगर पानी फ्लो कर रहा है तो आपके हाथ पे पाइप पे कोई प्रेशर आएगा, तो जो पाइप पर या फिर वेसल के वॉल पर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, दैट इज नोन एज ब्लड प्रेशर। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड, यानी जो पानी अंदर बह रहा है, पाइप के केस में वाटर से पाइप के केस से आप ये कीजिए, एनालॉजी देखिए, तो ब्लड फ्लो कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वॉल्स पे, तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल्स इज नोन एज ब्लड प्रेशर। तो अपना ब्लड प्रेशर का डेफिनेशन समझ गया। अब इंस्ट्रूमेंट कैसे मेजर करते हैं? तो ये इंस्ट्रूमेंट जिससे हम मेजर करते हैं उसका नाम है स्पिग्मोमैनोमीटर। स्पिग्मोमैनोमीटर यानी बहुत बड़ा ये है, तो आप इतना समझ लीजिए, मैनोमीटर तो ऐसा है, कोई भी प्रेशर को मेजर करने के लिए हम मैनोमीटर ही यूज करते हैं, चाहे बॉडी के अंदर हो या ना हो, कहीं भी प्रेशर को मेजर करने के लिए मैनोमीटर यूज करते हैं। आप फिजिक्स में अगर पढ़ रहे होंगे तो आपको ध्यान होगा, मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर। स्पिग्मोमैनोमीटर इज द डिवाइस यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर। और अब वो कैसे मेजर करते हैं? दो तरह के प्रेशर रहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या रहता है? द प्रेशर एक्सर्टेड ड्यूरिंग द सिस्टोल ऑफ द वेंट्रिकल्स। द ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल्स पे जो प्रेशर होगा ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स इज नोन एज सिस्टोलिक प्रेशर। ये जनरली आता है 120 mmHg। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग द डायस्टोल ऑफ द वेंट्रिकल्स दैट इज फाउंड टू बी 80 mmHg। अब सोच रहे होंगे हमने Hg बोलो तो यहाँ पे मर्क्यूरी, mm यानी मिलीमीटर, यानी वी से 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी और 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो नॉर्मल बीपी हम कंसिडर करते हैं 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो हमने मर्क्यूरी ही क्यों यूज किया प्रेशर के लिए? क्यों? क्योंकि एक तो मर्क्यूरी की डेंसिटी जो है वो काफी ज्यादा होती है, और अप्रोक्सीमेटली 13 और टू बी प्रिसाइज 13.56 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी की वजह से ये प्रैक्टिकली फिजिबल हो पाता है ब्लड प्रेशर मेजर करना। अगर आप सोचिए हम इसकी जगह अगर वाटर यूज करते थे, तो वाटर की डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी है 1 और डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको अगर मर्क्यूरी में अगर 80 mmHg और 120 mmHg लग रहा है, तो वाटर के केस में इससे 13 गुना, अप्रोक्सीमेटली 13 गुना ज्यादा लगेगा। तो इसलिए हम मर्क्यूरी यूज करते हैं क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, प्लस वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इट इज प्रैक्टिकली वेरी मच फिजिबल, वेरी मच अप्रिशिएबल, इसलिए हम मर्क्यूरी यूज करते हैं। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपका आता है 120/80। अब हमने देखा कि सिस्टोलिक देख लिया, डायस्टोलिक देख लिया। पल्स प्रेशर क्या होता है? पल्स प्रेशर, तो पल्स प्रेशर इज नथिंग, ये आपको क्वेश्चंस के लिए सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम में आएगा। पल्स प्रेशर इज सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर, दैट्स ऑल। इसके अलावा एक और प्रेशर है जो कि अप्रोक्सीमेट, जो कि हम नॉर्मली 120 और 80 पकड़ते हैं। इस केस में 120 - 80 दैट इज 40 mmHg। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है दैट इज मीन आर्टेरियल प्रेशर। मीन आर्टेरियल प्रेशर, तो मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या होता है? दैट इज डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर, यानी ऑलरेडी 80 प्लस 1/3 ऑफ 40। तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स आ गया है हमारे बायोलॉजी में, घबराइए मत, बहुत सिंपल कैलकुलेशंस है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इन कैलकुलेशंस में। नेक्स्ट कि अगर, अब प्रॉब्लम कहाँ आता है?
प्रॉब्लम तब आता है जब ये नॉर्मल बीपी से अगर हट जाए, दैट इज 120/80 mmHg। नॉर्मल से अगर हट गया, ऊपर जाएगा, तो हम कहेंगे प्रेशर बढ़ रहा है, दैट इज हाइपरटेंशन। तो एक रेंज होती है जहां तक सब कुछ नॉर्मल रहता है, अगर उसके अबव रहता है या उतना रहता है तो हम कहेंगे हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन का रेंज है 140/90 mmHg। और सिमिलरली अगर टेंशन, अगर प्रेशर अगर कम हो गया तो हम उसे कहेंगे हाइपोटेंशन। जो कि प्रेशर कम हो रहा है, दैट इज 90/60 mmHg। तो हाइपरटेंशन में प्रेशर बढ़ता है, 140/90 या उसके ऊपर जाता है तो हम उसे कहेंगे हाइपरटेंशन, और 90/60 या उसके नीचे जाता है तो हम उसे कहेंगे हाइपोटेंशन। इसके अलावा हम कुछ रेशियोज देख लेते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने या कम करने में रोल प्ले करते हैं, और जिसके कारण हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन हो सकता है। तो जो आपका सिस्टोलिक प्रेशर है, सिस्टोलिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कार्डियक आउटपुट। जितना ज़्यादा कार्डियक आउटपुट रहेगा उतना ज़्यादा वेसल्स पे प्रेशर रहेगा, दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ेगा। और ओवरऑल ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या हो गया? व्हाट इज पेरिफेरल रेजिस्टेंस? तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जब ब्लड फ्लो करता है वेसल्स के ऊपर, तो जो प्रेशर वो फील कर रहा है, तो इट रेजिस्ट द फ्लो, ज़्यादा फ्लो को रेजिस्ट करता है। जितना ज़्यादा फ्लो होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस फील होगा, जितना ज़्यादा प्रेशर में फ्लो होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस फील होगा। तो आप सोचिए, अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर में फ्लो हो रहा है तो ब्लड वेसल्स को उतना ही रेजिस्टेंस फील होगा, उतना ही आप जितने ज़्यादा फोर्स से पानी फ्लो हो रहा है पाइप में, आपको उतने जोर से आपको होल्ड कर रखना पड़ेगा। आप जैसे कि आग लगाने के लिए जो फायर ब्रिगेड वाले जो पकड़ते हैं होस, उसमें इतने फोर्स में आता है पानी, उनको बहुत जोर से ताकत से पकड़ के रखना पड़ता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, या फिर इनडायरेक्टली पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। नेक्स्ट कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायामीटर ऑफ द वेसल। अगर बड़ा वेसल रहा तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम रहेगा, अगर वो पाइप का साइज बड़ा हो गया तो रेजिस्टेंस कम पड़ेगा उस पर और ब्लड प्रेशर कम होगा। और डायमीटर अगर छोटा रहा तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ल्यूमेन छोटा रहा पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इसके अलावा ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स क्या कौन से वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं? इन जनरल मैं आपको एक नाम बता देता हूँ, दैट इज वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन, वेसल्स को प्रेस करने वाला वैसोप्रेसिन। ओके, तो ब्लड जैसे अगर वो सीक्रेट होगा, हार्मोन है वैसोप्रेसिन, इज अ हार्मोन जो सीक्रेट करने से वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं। वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए तो डायमीटर छोटा हो गया, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो एक खास बात ध्यान रखिए, जो ओबेस पर्सन रहते हैं, दे आर एट हाई रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन। क्यों? क्योंकि उनके केसेस में पेरिफेरल रेजिस्टेंस काफी बढ़ जाता है, नॉर्मली पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ओबेस पर्सन में क्यों ब्लड प्रेशर के हाइपरटेंशन के ज्यादा चांसेस रहता है? इट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड पेरिफेरल रेजिस्टेंस। हमने अभी तक देखा कि ब्लड प्रेशर और उससे रिलेटेड रेशियोज, उससे रिलेटेड इक्वेशंस। अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली हम ये ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करते हैं। तो जो आपका इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया जाता है, दिस इज अ स्पिग्मोमैनोमीटर। इसे हम यूज करते हैं ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए। तो हम इसे कैसे मेजर करेंगे? तो नॉर्मली इस तरह का रहता है ये apparatus। ये बैग है, ये आपका मर्क्यूरी लेवल की रीडिंग रहती है यहाँ पर। तो नॉर्मल इज 120/80 mmHg। अब हम ये जो बैग है, इसमें इन्फ्लेशन बैग है, इसे हम ब्रैकियल आर्टरी के अराउंड रैप करते हैं।
तो ब्रैकियल आर्टरी कहाँ प्रेजेंट रहती है? आपकी लिटिल एल्बो में, एल्बो के आगे के साइड में, लिटिल फिंगर के साइड से अगर हम ध्यान दें तो उस तरफ हमें ब्रैकियल आर्टरी फील होंगी। तो ये मस्कुलर बैग ऊपर आर्म की तरफ जनरली रैप किया जाता है और इस तरह से कि मस्कुलर पार्ट जो बैग है, इन्फ्लेटेड पार्ट है बलून का इसका, वो आपके ब्रैकियल आर्टरी को कवर करे। एंड वंस इट कवर्स, एक बार कवर हो गया, हम उसे रैप कर दिए, वी स्टार्ट टू इंक्रीज द प्रेशर विद दिस पंप। तो इससे क्या होगा बेसिकली? तो जब आप प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हो ब्रैकियल आर्टरी पे, तो प्रेशर एक्सर्ट होने की वजह से एक पॉइंट आएगा कि जब बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर सेम हो जाएगा, और फिर भी अगर हम इंक्रीज करते जाए तो बाहर का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जब सेम हो गया और बढ़ते जा रहा है तो ऑलरेडी अंदर का प्रेशर जो है वो अंदर की आर्टरी ब्लॉक हो जाएंगी, तो आपको पल्स फील नहीं होंगी। ऐसे टाइम पे हमें एक स्टेथोस्कोप यूज करना चाहिए। दिस इज अ स्टेथोस्कोप, जिसे हम ब्रैकियल आर्टरी पर रखेंगे और पल्स फील करेंगे। तो आप इसे ब्रैकियल आर्टरी पर रखा है और आप धीरे 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 प्रेशर कम करते जा रहे हैं गॉज से। ये ओपनिंग वॉल्व को आप खोलते जा रहे हैं, दिस इज द वॉल्व। आप इसे खोलेंगे तो प्रेशर धीरे 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 कम होगा। जैसे ही प्रेशर कम होता है, बाय द टाइम आपको कुछ आवाज़ें सुनाई आएंगी। द मोमेंट यू हियर द साउंड, जहाँ पे आवाज़ शुरू हो रही है उसे हम कहेंगे सिस्टोलिक प्रेशर, क्योंकि दैट्स द पॉइंट वेयर द इनसाइड प्रेशर एंड आउटसाइड प्रेशर आर द सेम। तो ये मैकेनिज्म है उसका। इसके अलावा भी आपको कुछ साउंड सुनाई आएंगी, इन्हें हम कोरोटकॉफ साउंड कहते हैं। बस नाम है, आप इसे ध्यान रखिए, कोरोटकॉफ साउंड कहा जाता है। 4 कोरोटकॉफ साउंड होती है। जैसे हमें फर्स्ट साउंड सुनाई आई, हमने नोट किया और धीरे धीरे दैट वाज अ सिस्टोलिक प्रेशर। हम धीरे धीरे प्रेशर और रिलीज करते गए, प्रेशर और रिलीज करते हैं, कम करते गए। द मोमेंट व्हेन द कंप्लीट सीजेशन ऑफ साउंड ऑकर्स, यानी कंप्लीट स्टॉपेज, पूरी तरह जब आवाज आना बंद हो जाती है, तो उसे हम कहेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। तो आपको ध्यान रहेगा व्हाट इज सिस्टोलिक प्रेशर, व्हाट इज डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक वो प्रेशर जहां पे पहली बार हमें साउंड सुनाई आई थी, एंड डायस्टोलिक प्रेशर जहां पे साउंड आना बंद हो गई थी। हम इसके लिए कौन सी आर्टरी यूज करते हैं? ब्रैकियल आर्टरी यूज की जाती है जनरली ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड हम कुछ डिसऑर्डर्स देखना चाहेंगे। तो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड डिसऑर्डर्स और हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हम मेंशन कर देते हैं। एक है हाइपरटेंशन, नेक्स्ट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एंड वन इज अंजाइना। तो हाइपरटेंशन क्या होता है? हमने पहले मेंशन किया था, 140/90 से अगर ज्यादा हो जाता है, 140/90 से अगर ज्यादा हो जाता है प्रेशर, ब्लड प्रेशर, तो उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। तो इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट 3 मेन ऑर्गन्स पर होता है, दैट इज ब्रेन, हार्ट एंड किडनी। तो ब्रेन की जो वेसल्स रहती है वो उतनी स्ट्रांग नहीं रहती, वो इतना प्रेशर सहन नहीं कर पाती है। तो हाइपरटेंशन अगर ब्रेन के वेसल्स में हो गया, हाई प्रेशर में अगर ब्रेन तक पहुंच रहा है ब्लड, तो वहां पर होगा सेरेब्रल हेमरेज। हेमरेज के चांसेस है ब्रेन में, इसलिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी की प्रॉब्लमेटिक बात ब्रेन के लिए ही रहती है हाइपरटेंशन के केसेस में। सेकेंड इज हार्ट। हाइपरटेंशन में इंक्रीज ब्लड फ्लो में अगर हार्ट तक पहुंच रहा है इंक्रीज फ्लो में, तो हार्ट में भी कॉम्प्लिकेशन, सीवियर कॉम्प्लिकेशंस देखे जाएंगे। नेक्स्ट इज किडनी। किडनी में अगर हाई फ्लो में अगर ब्लड पहुंचता है तो इट कैन कॉज टू रीनल फेलियर, कंप्लीट रीनल फेलियर। ध्यान रखिए, हार्ट, ब्रेन और किडनी, ये 3 ऑर्गन्स पर अफेक्ट पड़ेगा हाइपरटेंशन का सबसे ज्यादा। नेक्स्ट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होती है? कोरोनरी आर्टरीज हमने देखा, हार्ट की आर्टरीज, हार्ट को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, दोज आर कोरोनरी आर्टरीज। तो कोरोनरी आर्टरीज में अगर प्रॉब्लम आता है तो किस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है? एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस यानी ये जो है, ये आर्टरीज का ल्यूमेन जो है, ये वेसल्स है, उसका ल्यूमेन है, ये ब्लॉक हो जाता है या कम हो जाता है। होता क्या है यहाँ पर? कोलेस्टेरॉल, फैट्स, कोलेजन, ऐसे चीजें आ जाती हैं आर्टरीज के साइड पे, और जो नॉर्मल फ्लो था ब्लड का, वो अब रुक जाता है। देखिए यहाँ पे ब्लड फ्लो रुक गया है, कम हो गया है,
और होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे क्या रहता है, कोलेस्ट्रॉल, फैट, कोलेजन, ये मटेरियल्स। तो इस चीज की वजह से हार्ट को पूरी तरह से ब्लड नहीं पहुंचता है। दैट लीड्स टू दिस इज सच अ कंडीशन इज नोन एज अथेरोस्क्लेरोसिस। ओके, ऐसे केसेस में कई बार जो प्लेटलेट्स भी आते हैं या फिर ब्लड सेल्स जो रहते हैं वो यहाँ पर एड अप हो जाते हैं, यहाँ पे जम जाते हैं, एंड दे जस्ट लीड टू इंक्रीज ऑफ द क्लॉटिंग। जो क्लॉट है यहाँ पे जो है उसको बढ़ जाता है, यानी ल्यूमेन और नैरो होते जा रहा है। तो दिस कंडीशन इज नोन एज अथेरोस्क्लेरोसिस। एक और कंडीशन है, थोड़ी बहुत सिमिलर है, पर उसमें ऐसा, और जो ये जो क्लॉट है इसे हम कहते हैं अथेरोमैटस प्लैक, अथेरोमैटस प्लैक। ओके, इससे हम एक रिलेटेड डिजीज देख रहे हैं, दैट इज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो इसमें क्या होता है, इसमें दिस इज नथिंग बट द रिजिडिटी ऑफ द आर्टरीज। ओल्ड एज में जनरली देखा जाता है आर्टरीज जो है ह्यूमन हार्ट की वो रिजिड हो जाती है, इलास्टिक नहीं रहती है, तो हाई प्रेशर में ब्लड कैरी नहीं कर पाती है, डैमेज हो सकता है उन्हें। तो दीज आर नोन एज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड अथेरोस्क्लेरोसिस। हमने देख लिया हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। अब आते हैं हम अंजाइना पे। व्हाट इज अंजाइना? इसे हम अलग वर्ड में अंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं, एक भाषा में, वन एंड द सेम थिंग। अंजाइना पेक्टोरिस और अंजाइना इज द पेन, चेस्ट पेन फेल्ट ड्यू टू प्रॉपरली ब्लड जब नहीं पहुंचता है, ड्यू टू इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड ब्लड। जब फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड ब्लड यहाँ पे नहीं पहुंचता है हार्ट में, तो हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, रिजल्ट्स इन चेस्ट पेन। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम पहुंचता है, ऑक्सीजन मात्रा कम रहती है, तो इन दैट केस वी कैन फील angina pectoris, chest pain. This may be caused because of atherosclerosis or arteriosclerosis. Coronary arteries अच्छे से पंप नहीं कर पा रही है ब्लड, उसकी वजह से वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुँच रहा है हार्ट की तरफ, रिजल्टिंग इन चेस्ट पेन, दैट इज angina pectoris. ये जो पेन है ये रेडिएट हो सकता है, बढ़ सकता है ऊपर की तरफ, दैट इज नेक, लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट आर्म। तो ध्यान रखिए, चेस्ट, angina pectoris, coronary artery disease and hypertension। हमने 3 तरह की डिजीज देखी है। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने जाएंगे इसकी ट्रीटमेंट्स, किस तरह से हम मेजर करते हैं, व्हाट इज एन एंजियोग्राफ, हम एंजियोग्राफ देखेंगे, ईसीजी देखेंगे, और थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक लिम्फ जो कि रह गया है उससे कंप्लीट करेंगे। तो आज के टॉपिक में अगर आपको सब कुछ समझ आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कोई भी क्वेरीज होंगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए ताकि हम उसे सॉल्व कर सके। थैंक यू।